हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएस इंटेलेक्ट इनसाइट। और आज ये सेकंड पार्ट है हाउ आई विल बिकम अ लॉ का। और आज हम इसमें पढ़ेंगे कि कैसे जो एक विधेयक है, एक जो बिल है, वो लॉ कैसे बनता है। तो उसके जो प्रोसेस है आज हम वो पढ़ने वाले हैं। तो हम कानून निर्माण की प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले हम फर्स्ट रीडिंग की बात करते हैं। फर्स्ट रीडिंग इट मीन्स प्रथम वाचन। इसमें क्या होता है कि जो भारत है, भारत में कानून निर्माण की प्रक्रिया विधेयक के सदन में पेश किए जाने के साथ शुरू होती है। एक साधारण विधेयक संविधान संशोधन संसद के किसी भी सदन में मंत्री द्वारा या सदन के किसी अन्य सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है, ठीक। लेकिन जो धन विधेयक है और वित्त विधेयक है, ये केवल जो निचला सदन है यानी लोकसभा, उसमें ही पेश किया जाता है। और विधेयक को संसद में पेश करने से पहले जो विधेयक है, विधेयक की जो कॉपी होती है, वो कम से कम 2 दिन पहले जो सदस्य है ना, उसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो ये फर्स्ट रीडिंग के अंडर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद इसी के अंडर आता है जो विधेयक है, विधेयक को स्थायी समिति को भेजना। विधेयक की जो फर्स्ट रीडिंग होती है उसके बाद जो विधेयक है यानी बिल है, उसको एक स्थायी समिति के पास भेजा जाता है। संबंधित सदन के पीठासीन अधिकारी विधेयक को मूल्यांकन के लिए जो संबंधित स्थायी समिति है वहाँ पे वो भेजता है। जो विधेयक से संबंधित एक रिपोर्ट है वो तैयार करती है वहाँ पे वो, और समिति विधेयक के सभी मापदंड और प्रावधान के मूल्यांकन करती है और रिपोर्ट सदन को सौंपती है। जो वो समिति है, जो बिल है, बिल के जितने भी अंडर्स है, जो मापदंड वगैरह है, जो प्रावधान है, उसका एक मूल्यांकन करती है, ठीक है। और उसके बाद वो रिपोर्ट को सदन को सौंप देती है। सेकंड रीडिंग, इसमें क्या होता है, ये जो स्टेप है ये विधेयक के अधिनियमित प्रक्रिया में सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इस स्टेप में जो विधेयक है वो न केवल सामान्य चर्चा से होकर गुजरता है, बल्कि उसकी अधिक विस्तृत जांच और गहन परीक्षा की जाती है। काफ़ी ज़्यादा इस स्टेप में काफ़ी ज़्यादा इसमें मूल्यांकन किया जाता है और जांच की जाती है जो बिल है उसमें क्या है, क्या क्या मतलब उसमें लिखा हुआ है, अच्छे से पूरा एक प्रॉपर एग्जामिन किया जाता है। इस स्तर पे विधेयक अपने अंतिम स्वरूप के काफ़ी करीब पहुंच जाता है। और ये जो चरण है ये 3 उपचरणों में डिवाइड होता है। पहला होता है सामान्य चरण की अवस्था, सेकंड समिति अवस्था और थर्ड विचार की अवस्था। और ये सभी मिलकर विधेयक को एक अंतिम स्वरूप प्रदान करता है, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे हम बात करें सामान्य चर्चा की अवस्था की, तो सामान्य चर्चा में क्या होता है, यह एक सामान्य चर्चा है, यानी कि विधेयक के मानक आधार पर चर्चा की जाती है, परंतु विधेयक के सिद्धांत और प्रावधानों पर बहुत विस्तृत और खंडवार चर्चा नहीं होती, मतलब ज़्यादा डीप में नहीं होती है। विचार विमर्श के बाद विधेयक के प्रस्तावक सदस्य सदन द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं और मतदान के लिए सदन में प्रस्ताव रखा जाता है। यानी यहाँ पे क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा विचार विमर्श के बाद कुछ क्वेश्चंस वगैरह होते हैं वो पूछे जाते हैं, उसका उत्तर दिया जाता है और फिर मतदान के लिए सदन में इसका प्रस्ताव रखा जाता है, ठीक है। इस स्तर पर सदन के समक्ष 4 विकल्प होते हैं। उनमें से ना क्या होता है कि उनको ना किसी एक ऑप्शन के साथ ही जाना होता है, मतलब किसी एक ऑप्शन को चुनना होता है। तो पहला क्या है, विधेयक पर तुरंत अथवा किसी अन्य निश्चित तिथि को विचार करने का विकल्प चुन सकते हैं। यानी कि जो बिल है, बिल पर जल्दी या फिर एक तारीख तय की जाती है जिस पे वो विचार विमर्श अपना कर सके, तो पहला ऑप्शन के अंदर ये आता है। सेकंड है विधेयक को सदन की चयनित समिति को भेजने करने का विकल्प चुना जा सकता है, जिसका गठन उस सदन के सदस्यों से मिलकर हुआ हो जहां विधेयक की उत्पत्ति हुई थी। तो ये आता है सेकंड। फिर थर्ड आता है, यह विधेयक को संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के साथ गठित एक संयुक्त संसदीय समिति को भेजने के विकल्प का चयन किया जा सकता है। और चौथा, यह जनमत के लिए विधेयक को प्रस्तावित किया जा सकता है। ये 4 ऑप्शन होते हैं और चारों में से किसी एक ऑप्शन को चुनना होता है उन्हें।
और सदन द्वारा विकल्प का चयन जो होता है वो मतदान द्वारा किया जाता है, यानी कि वोटिंग के द्वारा किया जाता है। विधेयक का जो प्रभारी सदस्य है वो एक प्रस्ताव रखता है जिसके द्वारा जो विधेयक है वो सेलेक्टेड समिति को भेजने अथवा इस जनमत के लिए परखे जाने का निर्णय किया जाता है। तो ये है। फिर आता है समिति के समक्ष विधेयक। जो समिति है, जो कमेटी है, कमेटी के जो समक्ष वो बिल क्या है, मतलब उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कानून बनाने की प्रक्रिया में जो सामान्य चलन है या फिर प्रथा कह सकते हो आप, विधेयक को सदन के चयनित समिति को सौंपा जाता है और उसके बाद जो बिल है उस पर काफ़ी ज़्यादा उस पर चर्चा होती है, विस्तारपूर्ण जांच होती है और समिति के पास विधेयक के प्रावधानों में संशोधन करने की शक्ति भी होती है कि अगर आप वो चाहे, उनके पास ये पावर भी होता है कि अगर बिल में कुछ इम्प्रूवमेंट करना है, संशोधन या चेंजेस कोई करने हैं तो वो कर सकते। लेकिन इसमें भी कंडीशन होता है कि जो मूल विचार है, जो मूल स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर को बिना चेंज किए वो चेंज करेंगे। जो भी संशोधन करने हैं ना, तो उसके जो मूल विचार है उसको बदले बिना ही उसमें चेंजेस कर सकते हैं। एक दीर्घ और श्रम साध्य खंडवार चर्चा व समीक्षा के पश्चात समिति के द्वारा रिपोर्ट सदन में सौंप दी जाती है। फिर आता है विचार की अवस्था। अब इसमें क्या होता है, विधेयक की जांच के बाद जिस समिति को विधेयक पहले स्थानांतरित किया गया था वह समिति विधेयक को सदन में रखती है और सदन में जो समिति है, समिति से विधेयक प्राप्त करने के बाद काफ़ी ज़्यादा उस पर चर्चा होती है। ठीक है। सदन में विधेयक के प्रत्येक प्रावधान, जो खंड है, उपबंध है, इन सब पे क्या होता है, मतलब हर एक चीज़ पे ना विचार किया जाता है। सदन के द्वारा प्रत्येक खंड पे चर्चा की जाती है, मतलब जितने भी उसके अंदर पार्ट है उस पे अच्छे से बातचीत होती है, चर्चा की जाती है। इसके साथ जो अलग अलग पार्ट है उसको मतदान के लिए भी रखा जाता है कि हाँ मतलब ये चीज़ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसके लिए सदन के सदस्य विधेयक में संशोधन का सुझाव देने के लिए बिल्कुल ही स्वतंत्र होते, फ्री होते हैं कि हाँ आप जैसे इसमें कुछ मिस्टेक वगैरह है या फिर कमी है कुछ, तो आप इसको चेंज करो। ये बिल्कुल ही फ्री होके, अपना स्वतंत्र होके वो सुझाव दे सकते हैं और यदि सदन द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो प्रस्तावित संशोधन विधेयक का हिस्सा बन जाता है। सदन जो है अगर इस चीज़ को स्वीकार कर ले कि हाँ आप जो बोल रहे हो ये होना चाहिए, तो फिर उसके बाद क्या होता है, जो भी प्रस्तावित थे बिल हमारे, उसमें ना संशोधन किया जाता है और फिर उसके बाद ये एक संशोधन विधेयक का हिस्सा बन जाता है। सदन द्वारा अनुमोदित नहीं होने पर विधेयक के सदस्य प्रभाव विधेयक के प्रावधान खंड को वापस लेने के लिए भी स्वतंत्र है। चर्चा की इतनी दीर्घ प्रक्रिया के अंत के साथ विधेयक अपने अधिनियमित प्रक्रिया के अगले चरण में भी पहुंच जाता है। तो फिर आता है थर्ड रीडिंग। इसमें क्या होता है, इस स्तर पर विधायी प्रक्रिया विधेयक की अस्वीकृति। इसमें क्या होता है, दो ही चीज़ें होती है, जो सदन है ये या फिर उसको एक्सेप्ट कर ले या फिर नॉट एक्सेप्ट करे, दो ही कंडीशन होता है। इनके पास ना दो ऑप्शंस होते हैं, एक तो स्वीकृति की या फिर अस्वीकृति तक ही सीमित होती है। यहाँ पे तो ना ज़्यादा मतलब अच्छे से चर्चा की जाती है और ना ही हम इसमें कोई संशोधन वगैरह मतलब कर सकते हैं। ठीक है। विधेयक में औपचारिक, मौखिक और परिणामी संशोधन को इस स्तर पर रखा जा सकता है। ऐसे ही मतलब जो मौखिक है, औपचारिक है, हम इस स्तर पर रख सकते हैं, लेकिन प्रॉपर ही यहाँ पे चेंज करने का, संशोधन करने की जो अनुमति होती है वो यहाँ पे थर्ड रीडिंग के अंदर नहीं आती, क्योंकि पहले इतने सारे वहाँ चेंजेस होके आए, इतने लोग से होके गुजरा है, तो फिर यहाँ पे ये सारी अनुमति नहीं होती है। फिर आता है इसी के अंडर दूसरे सदन में विधेयक। सदन जिसमें विधेयक की उत्पत्ति हुई थी, मतलब जहाँ से विधेयक जो है बिल है वो पास हुआ है, वहीं से विधेयक के पारित हो जाने के बाद विधेयक को स्वीकृति प्राप्त करने के लिए संसद के दूसरे सदन में भेजा जाता है। ठीक। दूसरे सदन में भी विधेयक को उसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है जिससे वो पिछले सदन में गुजरा था। मतलब दो सदन है ना, तो पहले जो प्रोसेस को फॉलो करके आया है वही प्रोसेस अब दूसरे सदन में भी पूरा फॉलो करना होता है, सारे प्रोसेस से उसे गुजरना होता है। यानी कि जो विधेयक है, विधेयक संसद के दूसरे सदन में भी वही प्रथम वाचन, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, ये सारे स्टेप वहाँ पे भी इनको फॉलो करने होते हैं। जैसे कि विधेयक दूसरे सदन में पेश किया जाता है तो वहाँ पे भी निम्नलिखित विकल्पों में से किसी भी कार्यवाही का अनुसरण कर सकता है। सदन विधेयक को पूरी तरह से अस्वीकार करने का निर्णय ले सकती है, लेकिन इससे क्या होता है, संसद के जो दोनों सदन हैं
उन दोनों सदनों के बीच में गतिरोध की स्थिति पैदा हो जाती है। सदन विधेयक को अपने रख उस पर कोई कार्यवाही न करने का निर्णय का अनुसरण कर सकता है। यदि विधेयक सदन में लंबित रहता है और इस तरह की स्थिति विधेयक की प्राप्त तारीख 6 महीने से अधिक समय तक बनी रहती है तो ये माना जाता है कि दोनों सदनों के बीच एक गतिरोध है। दूसरा सदन विधेयक को उसी स्वरूप में पारित कर सकता है जैसे पहले द्वारा भेजा गया था। इस मामले में विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाएगा। दूसरा सदन विधेयक में संशोधन का प्रस्ताव रखने के लिए स्वतंत्र होता है और यदि उसे महसूस हो कि जो सदन है, सदन के विचार किए गए जो मुद्दे आधार पर संशोधन का सुझाव रख सकता है। ऐसी स्थिति में विधेयक को पुनर्विचार के लिए प्रथम सदन में वापस भेज दिया जाता है। यदि पहला सदन दूसरे सदन से असहमत है तो जो विधेयक है विधेयक को वापस से फिर दूसरे सदन में ही भेज दिया जाता है। फिर उसके बाद इसके विपरीत ये भी होता है कि यदि पहला सदन दूसरे सदन द्वारा जो सुझाए गए जो संशोधन है उसको स्वीकार भी कर सकता है या फिर इनकार भी कर सकता है, या स्वीकार करने से इनकार करता है तो जो दूसरा सदन है वो विधेयक को पूरी तरह से खारिज भी कर सकता है। यदि वो इस 6 महीने की अवधि के लिए विलंबित रखता है तो इन स्थिति में क्या होता है, संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति बन सकती है। और जो भारतीय संविधान में गतिरोध के मुद्दे को हल करने के लिए दोनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान होता है। कहने का तात्पर्य यही है कि अगर मान लो एक सदन है, पहला सदन और दूसरा सदन, तो पहले सदन में जो भी विधेयक है उसको भेजा जा रहा है कि आप इस चीज़ को इम्प्रूवमेंट करो या कोई संशोधन करो, और जो पहला सदन है वो इस चीज़ को नहीं मान रहा है और दोनों के बीच गतिरोध की स्थिति आ गई है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, भारतीय संविधान में एक संयुक्त बैठक का प्रावधान दिया गया है कि दोनों सदनों को बुलाया जाएगा और फिर उसके बाद इस विषय पे चर्चा की जाएगी, उसके बाद हल निकाला जाएगा। ठीक है, तो संयुक्त बैठक में क्या होता है, संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 यानी 108 के तहत है। संसद के दोनों सदनों के बीच में जब भी कोई ऐसे वाद विवाद हो जाता है तो उसको हल करने के लिए एक संवैधानिक तरीका बनाया गया है, परंतु इस प्रावधान का उपयोग वित्तीय विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर उभरे गतिरोध के समाधान हेतु नहीं किया जा सकता। यानी कि जो ये संयुक्त बैठक है इसका जो यूज है, वैसे तो इन दोनों सदनों के बीच में जो गतिरोध यानी कोई भी वाद विवाद है उसको सुलझाने के लिए संवैधानिक तरीके के तौर पे यूज किया जाता है, लेकिन अगर कोई वित्तीय यानी फाइनेंशियल बिल हो या फिर कोई संविधान संशोधन वाला विधेयक हो तो उस कंडीशन में संयुक्त बैठक को फॉलो नहीं किया जाता, इससे कोई सल्यूशन नहीं मिलता है। तो उस कंडीशन में समाधान हेतु नहीं किया जा सकता संयुक्त बैठक का यूज। ठीक है, भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 108 उसके अनुसार संसद के संयुक्त सत्र को केवल कुछ ही परिस्थितियों में बुलाया जा सकता है। ठीक है, यदि एक विधेयक एक सदन द्वारा पारित किया गया और दूसरे सदन में भेजा जाता है, लेकिन जो दूसरा सदन है वो उसके द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, तो सदनों ने अंततः विधेयक पे किए जाने वाले जो संशोधन है उसमें अगर असहमति जताई हो या फिर दूसरे सदन में विधेयक प्रथम सदन द्वारा भेजे जाने की तारीख से 6 महीने से अधिक अवधि से लंबित है, इस सब परिस्थितियों में संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। यानी कि 6 महीने हो गए लेकिन जो सदन है जो वो किसी भी तरीके का कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में ये संयुक्त बैठक बुलाई जाती है ताकि दोनों के बीच में जो मतभेद है उसको हल किया जा सके। एक संयुक्त सत्र भारत के राष्ट्रपति द्वारा भी बुलाया जाता है, इसकी जो अध्यक्षता है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। इसके अलावा संयुक्त सत्र की कार्यवाही को लोकसभा के नियम और विनियम के अनुसार विनियमित किया जाता है और गतिरोध को हल करने के लिए विधेयक पर निर्णय बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की बहुमत द्वारा भी लिया जाता है। यदि संयुक्त बैठक बहुमत विधेयक को मंजूरी देता है तो विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाएगा। और अभी तक ऐसे जो गतिरोध को हल करने के लिए जो संयुक्त बैठक बुलाए गए थे वो है पहला दहेज निषेध विधेयक, इसमें भी ऐसी प्रॉब्लम आई थी तो संयुक्त बैठक के द्वारा ही इसे पास किया गया। दूसरा बैंकिंग सेवा आयोग और तीसरा आतंकवाद निरोध विधेयक 2002, तो इनको भी संयुक्त बैठक के द्वारा ही हल किया गया था इन तीनों विधेयक को। फिर आता है राष्ट्रपति की स्वीकृति। किसी भी
बिल को लॉ में बदलने के लिए यानी किसी भी विधेयक को कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति होना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता है जब तक उस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति ना हो। तो हमारे संविधान के समक्ष राष्ट्रपति के पास भी 3 विकल्प होते हैं। पहला तो ये कि उसको स्वीकार कर ले, दूसरा वो जो विधेयक है उसको पुनः विचार के लिए वापस संसद में भेज दे, या फिर तीसरा स्वीकृति देने हेतु अनिश्चित काल तक अपने पास ही रोक ले। अगर उनका मन ये ना कि नई स्वीकृति हम नहीं देंगे तो अपने पास ही उस विधेयक को रोक के रख सकते हैं। यदि राष्ट्रपति विधेयक को अपनी सहमति प्रदान करता है तो वो क्या है, वो जो विधेयक है वो कानून बन जाता है और इसे देश के कानून माना जा सकता है। ठीक, यदि राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकृति देने हेतु अनिश्चित काल तक रोक लेता है तो जो विधेयक है वो निरस्त हो जाता है और ये कानून नहीं बन पाता है। और इसके साथ ही जो भारत के राष्ट्रपति उनके पास एक शक्ति होती है पॉकेट वीटो। ठीक है, पॉकेट वीटो का यूज उन्होंने 1986 में उन्होंने किया था। और जो 1986 में जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे, जैल सिंह, इनके द्वारा किया गया था पॉकेट वीटो का यूज। जब भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 को संशोधित करके सार्वजनिक प्रदर्शन के बिना जहां डाक से पत्र खोलने के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण की आवश्यकता थी, तो यदि राष्ट्रपति विधेयक को पुनः विचार के लिए संसद में वापस भेजने का निर्णय करता है और यदि दोनों सदन के विधेयक को पुनः विधेयक के पास राष्ट्रपति को भेज देते हैं तो राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो राष्ट्रपति है वो बोलते हैं कि नहीं, ये जो विधेयक है इस पर कुछ पुनः विचार करो, अपना मतलब कुछ चेंजेस वगैरह करो, वापस से देखो, और वो फिर सदन को वापस भेजते हैं। लेकिन जो सदन है ये वापस राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं कि नहीं, मतलब उसमें वो चेंजेस किया भी है नहीं भी किया है, चाहे उसमें संशोधन वो करे या फिर बिना संशोधन के साथ ही वो भेज दे, तो राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी ही होगी। ये जो शक्ति है भारत के राष्ट्रपति की, इस शक्ति को निलंबनकारी वीटो कहा जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति के निर्णय को संसद द्वारा खारिज किया जा सकता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, निलंबनकारी वीटो यानी सस्पेंसिव वीटो। ओके, फिर उसके बाद जब राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई और इतने सारे प्रोसेस से होके विधेयक आ गया है, तो अब क्या होगा, अब ये एक प्रॉपर तरीके से कानून बन जाएगा और ये लागू हो जाएगा। अधिकांश अधिनियम, जैसे कि अधिनियम में सिफारिश की गई होती है कि उसी रूप में प्रभाव आ जाते हैं या फिर लागू हो जाते हैं। और यह भी संभव है कि अधिनियम स्वीकृति यानी राष्ट्रपति के द्वारा की गई जो स्वीकृति वाली तारीख होती है वो उसी दिन प्रभावी होगा, या फिर अधिनियम द्वारा निर्देशित किसी विशेष तिथि को या केंद्र या राज्य द्वारा सभी बातों को ध्यान में रखते हुए तय की गई जो तिथि होती है उस दिन से ये लागू हो जाता है। तो ये आपका था कि जो एक बिल है वो कैसे लॉ बनता है। ये पूरा प्रोसेस है, काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस होता है, काफ़ी टाइम लगता है इन सबको करने में। ठीक, तो ये सारे जो थे प्रोसेस थे। आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा कि जो एक बिल है वो कैसे लॉ में बनते हैं और कितने सारे प्रोसेस से होके वो गुजरता है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।